Good morning, students. I welcome you all to this very interesting chapter of class 11th biology called biomolecules. अब इस चैप्टर के बारे में बात करें तो बच्चों ये चैप्टर आपके बायोलॉजी के साथ साथ आपके केमिस्ट्री के पोर्शन का भी पार्ट है। तो इस चैप्टर को अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो आई एम श्योर कि काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए इस चैप्टर को टैकल करना आपके CBSE और नीट के पेपर में। इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो आए दिन अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को तो कई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से। अप्रॉक्स अगर मैं लेके चलूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं बायोलॉजी के सेक्शन में और 1 या 2 क्वेश्चन नियरली हर साल केमिस्ट्री सेक्शन में भी बायोमोलिक्यूल से पूछे गए हैं। तो अगर CBSE बोर्ड की बात करें तो CBSE बोर्ड के अंदर भी जब आप 1 मार्क्स सेक्शंस को देखते हो तो वहाँ पे भी बायोमोलिक्यूल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कंपाउंड्स का एग्जाम्पल्स भी पूछा जाता है। तो ये आपके CBSE बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आपके नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप इस चैप्टर को अगर बायोलॉजी में अच्छे से कर लेते हो तो केमिस्ट्री के एक चैप्टर का बर्डन आपसे थोड़ा कम हो जाएगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के साथ। तो जैसा कि इसके नाम के साथ ही पता चल रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स मतलब बायो मीन्स लाइफ, एज यू ऑल नो, लाइफ और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड मॉलिक्यूल्स का मतलब तो आप पढ़ते ही हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं इन चैप्टर के अंदर। आपको पता है कि जब हम सेल के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं क्लास 11th में तो फिर हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक सेल के कंपार्टमेंट में मतलब कि जो साइटोप्लाज्मिक एरेना होता है हमारे सेल का, वहाँ पे बहुत सारे लिविंग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसको कि आप सेल ऑर्गेनल के नाम से जानते हो। उन सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ देयर आर प्रेजेंस ऑफ मेनी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स एंड दोज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स इंक्लूड्स द इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स और उसके साथ साथ बहुत सारी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी होती हैं। तो उन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनका लोकेशन क्या है हमारे बॉडी के अंदर, तो इट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर सेल। हमारे साइटोप्लाज्मिक सेल का जो साइटोप्लाज्म वाला एरेना होता है उसके अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे आप, कैसे पता चला कि किसी सेल के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हाउ डू वी कम टू नो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ what different kinds of biomolecules are found inside our cell. Before that, we will be having a formal definition of this term called biomolecules. The biomolecules are the molecules which are found in living organism, and you very well know कि living organisms are made up of cell। तो हम ये भी कर सकते हैं कि these are the molecule which is found inside the cell. Now what is the method to extract these biomolecules? कैसे extract करते हैं इन biomolecules को? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will have some living tissue। आप चाहो तो ये कोई प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू ले सकते हो। फिर इसको आप ग्राइंड करते हो। अगर जब आपने कोई लिविंग टिश्यू का सैंपल लिया देन यू विल हैव टू ग्राइंड इट विथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। देन इसको आपको ग्राइंड करना होगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एसिटिक एसिड के साथ। तो जनरल फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का, दैट इज CH3COOH। तो इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो वी कैन राइट इट एज, इस फॉर्म में भी हम चाहे तो लिख सकते हैं। अब है तो ये एसिटिक एसिड है बट इसके साथ देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोराइड्स। तो आपने क्या करना है, 1 by 1 यहाँ से हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करना है एंड देन यू हैव टू ऐड अ क्लोराइड एटम टू इट। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज नथिंग बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड। उसके हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव किया है आपने और वहां पे आपने क्लोराइड को जोड़ा है।
तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज CCl3COOH, सो दिस इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो जब आप लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, तो आपको एक पेस्ट ऑब्टेन होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट। और फिर इस सेमी सॉलिड पेस्ट को आप एक फिल्टर पेपर से पास करते हो। तो आप जब इसको पास करते हो थ्रू फिल्टर पेपर, तब दो फ्रैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। वन फ्रैक्शन इज दैट जो फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज दैट जो फिल्टर पेपर से पास ना करता हो। तो ऐसा फ्रैक्शन जो फिल्टर पेपर से पास कर जाता हो दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट, एंड ऐसा फ्रैक्शन जो फिल्टर पेपर से पास नहीं करता है दैट इज कॉल्ड एज रिटेंटेट। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे कि आपने बच्चों देखा होगा, आपके घर में रोज सुबह दिन की शुरुआत जो होती है वो एक चाय के कप के साथ होती है, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको चाय बनानी आती होगी। तो आप क्या करते हो, जब चाय बन के तैयार हो जाती है तब आप उसको फिल्टर करते हो एक छन्नी के साथ। तो फिर क्या होता है कि एक तो वो पार्ट होता है जो आपके कप में चला जाता है, एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट जो आपके चाय के छन्ने के साथ उसी के साथ अटक के रह जाता है। तो जो पोर्शन पास करके चाय के कप में चला जाता है उसको हम यहाँ पे कहेंगे फिल्ट्रेट, और जो छन्नी में ही फिल्टर होके ऊपर रह जाता है दैट इज कॉल्ड एज रिटेंटेट। तो जो आप सेमी सॉलिड पेस्ट को आप जब फिल्टर करते हो फिल्टर पेपर के साथ, तो आपको दो फ्रैक्शंस मिलते हैं। वन ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट वो वाला हिस्सा है जो फिल्टर पेपर को क्रॉस करके चला जाता है। तो फिल्ट्रेट, एंड अनदर फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज रिटेंटेट। तो जब आप फिल्टर पेपर से इनको पास करते हो तो वह हिस्सा जो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाता है दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट, एंड द फ्रैक्शन which do not pass through the filter paper that is called as retentate. So now we will see what is the composition of this filtrate fraction and what is the composition is this retentate fraction. So we have two fractions here. Retentate. So फिल्ट्रेट अगर मैं बात करूं, फिर से मैं एनालॉजी लेना चाहूंगा आपके चाय के कप के प्याली के साथ। आप जब टी मेकिंग करते हो अपने घर में, देन यू ऐड शुगर टू इट, देन यू ऐड सम टी लीव्स। तो शुगर वाला जो पोर्शन होता है वो तो मिक्स हो जाता है आपके मिल्क के साथ, और लिक्विड पोर्शन के साथ सॉल्यूबल होने के साथ साथ वो क्रॉस कर जाता है। आप देखते हो कि आपकी जो चाय की छन्नी होती है देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ शुगर इन दैट। तो since the sugar is soluble in that liquid, the milk or the water whatever you take, तो उसको फिल्ट्रेट का पोर्शन है। तो फिल्ट्रेट के पोर्शन में जो चीजें पास होके चली जाती है उनको हम एसिड सॉल्युबल पूल भी कहते हैं। सो फिल्ट्रेट वाला पोर्शन इज ऑल्सो नोन एज एसिड सॉल्युबल पूल। और जो आपके चाय की कप की प्याली होती है, तो आप देखते हो कि छन्नी में वो जो चाय की पत्ती होती है वो क्रॉस करके दूसरे साइड आपके चाय के कप में नहीं जाती है, बिकॉज दैट इज नॉट सॉल्युबल इनसाइड दैट मिल्क। तो रिटेंटेट वाले पोर्शन को वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड इनसॉल्युबल पूल। एक तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इनको। फिर दूसरा तरीका ये भी हम कह सकते हैं कि फिल्ट्रेट जो है ना, वो ऐसे सब्सटेंस भी हो सकते हैं जिनका साइज जो है ना, जिनके पार्टिकल का साइज जो है वो फिल्टर पेपर के पोर्स से छोटा हो, ठीक है, यानी कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। सो इनको आप चाहो तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हो। छोटे साइज के पार्टिकल हैं, सो इनके लिए आसान होता है फिल्टर पेपर को क्रॉस करके दूसरे साइड चला जाना। एंड ये जो रिटेंटेट वाला हिस्सा है,
तो ये फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। वन ऑफ द पॉसिबल रीजन फॉर दिस इज कि इनका जो साइज है, पार्टिकल साइज, वो फिल्टर पेपर के साइज के, पोर के साइज से भरा है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ सिंस ये माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी के हैं, तो इनके पार्टिकल का साइज छोटा है, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी काफी कम होगा। तो इनका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इट रेंजेस फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन्स। और इनके वेट की बात करें अगर, तो इट इज मोर देन 1000 डाल्टन। इनका जो वेट होता है, इट इज ग्रेटर देन 1000 डाल्टन्स। नाउ अगर हम बात करें कि कौन कौन से फ्रैगमेंट्स होते हैं, मतलब कि हमारे सेलुलर कॉम्पोजिशन के ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम रखेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। सो लेट अस राइट सम एग्जांपल। वी विल इंक्लूड न्यूक्लियोटाइड्स here, we will include here amino acids, here we will include monosaccharides, etc. और अगर हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल की बात करें, तो इनके जो पॉलीमर्स होते हैं ना, उसको हम रखेंगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल के साइड में। यानी कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड, हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं प्रोटीन्स, हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एंड वी आर अबाउट टू स्टडी लिपिड्स इन दिस कैटेगरी। अब लिपिड, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में आप फैट्स भी कहते हो, इनके बारे में एक स्पेशल चीज आपको याद रखनी होगी बच्चों, कि अगर हम बात करें लिपिड्स यानी कि फैट्स के, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट लाई करता है इस कैटेगरी में। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे देखें तो इनको हमको डालना चाहिए था बायोमाइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में, बट चूंकि इनका नेचर जो होता है, बिकॉज फैट्स आर इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल नेचर के कारण इसको हम डालते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो लिपिड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स, और उसको हम कैसे पता लगाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अगली क्लास में बच्चों हम एक एक बायोमोलिक्यूल्स, इस पूरे चैप्टर के दौरान सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट को, फिर हम लोग प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे, और फिर हम लोग फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला पोर्शन जो हमारा इस चैप्टर का होगा, वहां पे हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स।